नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज विशेष मेहमानों का पैनल है जिसमें राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जुड़ेंगी कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी ने आज अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है कि आखिर आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है उस पर पार्टी जवाब क्या दे। क्या वाकई में बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इतनी निरुत्तर हो गई है या इतनी डैमेज कंट्रोल में परेशान हो गई है कि अपने प्रवक्ताओं को भेजकर तार्किक उस पर संतुष्टिजनक जवाब प्रदेश की जनता को देश की जनता को दे सके। इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। राजीव तिवारी जी, बीजेपी ने आज प्रवक्ताओं को मना कर दिया है आने से और साफ कहा है कि हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। इस विषय पर बात करने से डरने से समाधान निकल जाएगा बीजेपी का। आपका ऑडियो ऑन करिए हाँ, सर। अगर बीजेपी इस विषय पर अपने अंदर ही पहले बात कर लेती तो आज ये सब संकट की घड़ी आती नहीं। जिस तरीके से प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, आपने दिल्ली से सारे प्रत्याशी थोप दिए, आपने लोकल लीडर्स से, लोकल संगठन से किसी से बात ही नहीं करी, दावेदारों से बात नहीं करी, कोई आपने सर्वे को तरजीह नहीं दी, पैनल को तरजीह नहीं दी, आपने जो मर्जी आया उसको आपने लगा दिया। मुझे तो लगता है संघ पर भी इससे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जो 2-3 नाम ऐसे हैं जो काटे गए हैं वो संघ से बहुत निकट से जुड़े हुए लोग थे। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जब आप ऊपरी तौर पर, मतलब केंद्रीय नेतृत्व जब निर्णय लेने लग जाता है, अपनी पहली चर्चाओं में भी हमारी बात हुई थी कि अगर आप ही सेलेक्टर हो जाओगे, आप ही क्रिकेट कोच हो जाओगे और आप ही प्लेइंग 11 में रहोगे, आप ही ओपन करोगे, बैटिंग भी आप ही ओपन करोगे, बॉलिंग भी, तो ऐसे क्रिकेट मैच थोड़ी जीते जाते हैं। बिल्कुल, और मैदान में अब पूरी तरह घमासान मचा हुआ है। इस घमासान को रोकना बीजेपी के बस में नहीं रहा है। क्या इसलिए अब प्रवक्ताओं को पार्टी दूर रख रही है, किसी तरह से कोई नहीं आया? हालांकि केंद्रीय मंत्रियों को भेजा है राजस्थान। आज अजमेर में गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, श्याम सुंदर शर्मा जी। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा रहा क्या उनके पास? सारी स्थितियां तो जेपी नड्डा जी के पास भी कुछ नहीं है। केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी और संघ का तो विचार विमर्श हुआ, ऐसा नहीं है। जिन टिकटों को काटा गया है और जहां पर ऐसे उम्मीदवार लाए गए हैं जो कि ठीक भरकम वाले हैं, जयपुर की पूर्व राजकुमारी को यदि खड़ा किया है तो ऐसा नहीं कि, और उनके पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं सांसद का, उनकी दादी तो स्वतंत्र पार्टी से भी रही है। तो अब वो खानदान का अलग अलग है, कब कौन सा युवा है तो बीजेपी के साथ है, बुजुर्ग है तो कांग्रेस के साथ है, और उनसे ज्यादा बुजुर्ग थे तो स्वतंत्र पार्टी के साथ थे। तो ये बात सही है कि जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन तो ठीक किया है, क्योंकि देखिए अभी मैं किसी से बात कर रहा था, राजवी साहब का स्वभाव जिस तरह का था कि भाई मेरे ऑफिस में आ जाना, बात तो ऑफिस में करेंगे, क्षेत्र में नहीं करेंगे। तो ये जो नाराजगी कुछ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा फील्ड में ऐसा सोचा गया कि जब बार बार आप जीत के आ जाते हो और किसी की मेहरबानी से जीत के आ जाते हो तो जनता को भूल जाते हो। तो एक नया व्यक्ति को देने से प्रभाव तो नया पड़ा। उन्होंने तो देखिए अरुण सिंह को भेज करके कह भी दिया कि बेटे को तोड़ कर देंगे, बीकानेर कर देंगे, क्योंकि आपका यहाँ कोई लेना देना तो है नहीं, आप बीकानेर के रहने वाले हो, बीकानेर से आपके बेटे को जिता के लाओ। और चित्तौड़ कहाँ फैसला करेंगे, दोनों जगह से उनके अभिमन्यु जो एक्चुअल में दत्तक पुत्र हैं भैरू सिंह जी के, जिन्होंने गोद लिया था भैरू सिंह जी ने, उनके लिए कहा ऑफर दिया है। ऑफर पहली बार में अगर स्वीकार नहीं करोगे तो राजनीति में तो आपको मालूम है क्या होता है कि उनके बेटे को सतीश पूनिया जैसे व्यक्ति ने प्रदेश युवा कांग्रेस का युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि किसको बनाया ये तो आपको पता है। चर्चा फिर किस तरह से ये बदला गया, ये बात ठीक है। राजपाल सिंह शेखावत ने भी कहा है कि मुझे भी भैरू सिंह जी लेके आए थे, मैं तो राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन अब आ गया हूं, और मुझको जिस तरह से दूध में से मक्खी बाहर निकाल के बाहर किया जाता है और मुझे आज सिखाया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह को तो मैं जानता हूं कि कब से राजनीति में आए और किस तरह की मुझे वो शिक्षा दे रहे हैं। तो जिस तरह से
शब्दों के बाण चल रहे हैं और जो माहौल पैदा हो रहा है जयपुर में, सबसे डैमेज कंट्रोल जयपुर में करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों सीटें ऐसी है। तो पूरे प्रदेश में हालात भरतपुर, अलवर जिस तरह के दिख रहे हैं, वो तो बता रहे हैं देखिए कि मीना जी कह रहा हूँ, जो डैमेज कंट्रोल जयपुर में हो जाएगा, बाकी जगह तो दिक्कत कम है, क्योंकि अनीता तो कह रही है कि मैं यहाँ नहीं तो कांग्रेस में चली जाऊंगी। तो ये तो माहौल, वहां का तो माहौल अलग है। किशनगढ़ वाला कह रहा है आप नहीं तो कांग्रेस। अब हम तो हमारी राजनीतिक कैरियर को शुरू करने वाले थे, हमारा राजनीतिक कैरियर नहीं बन पाएगा तो हम यहाँ से नहीं तो कांग्रेस से लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं हारेंगे, लेकिन कांग्रेस में हम ये सारी चीजें चर्चा देके कांग्रेस ने निगाहें बना ली है। ये तो हारने वाली सीटों पे है विद्रोह की स्थिति। जीतने वाली सीटों के जब हटाए जाएंगे, कटे जाएंगे, तो ये तो विद्रोह कम हुआ है, अभी विद्रोह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और आप जो कह रहे हैं कि देवजी पटेल के पर पत्थर मारे गए और जिस तरह से गाड़ी तोड़ी गई, तो अभी तो आपको डैमेज, अभी तो देखिएगा, उतार दिए ना उन्होंने बहुत से लोगों को, BL संतोष को लेके आ गए आप। यदि आप, लेकिन श्याम जी, अभी तो आप बता रहे हैं कि जो सिर्फ 41 सीट है और जो 200 जो लगभग 259 सीट जो इस वक्त अभी बाकी है, उनमें क्या होगा, तस्वीर उनमें किस तरह की निकल कर आएगी। सवाल ये है कि अनुशासन वाली पार्टी विद द डिफरेंस, तमाम ये जो बातें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले तक बीजेपी के भीतर जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कार्यकर्ता यहाँ आकर जो बोल रहे थे हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, आज वो प्रवक्ता आ ही नहीं पाए, आज उनके पास बोलने को ही नहीं है। आज पार्टी बीजेपी जैसी पार्टी को अब बचना पड़ रहा है कि लोगों के बीच में जाकर बोले क्या। महेश शर्मा जी, ये स्थिति पार्टी की अच्छी तो नहीं है। स्थिति बनी है, इसके सभी पार्टियों में इस दौरान बनती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आते हैं दावेदार बहुत होते हैं, स्पर्धा भी होती है। अब ये चूंकि ये सेवा का जरिया तो रहा नहीं है, ये व्यवसाय का हो गया है कि राजनीति भी एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। दावेदार सब होते हैं, सब अपने अपने समीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे 5 साल कोशिश करते हैं। एक ये भी है कि जिस दल में आपको विद्रोह या नाराजगी दिखाई देगी, आप ये मत मान के चलिएगा कि प्रारंभिक रूप से कि ये सब विद्रोह हो रहा है, ऐसा इनमें तो बड़ा वो हो रहा है, लेकिन ये मानो जहां जिसकी उम्मीद ज्यादा बन रही हो, विद्रोह वहां पे भी होता है। वहां क्या दावेदारी, क्योंकि जीत की खुशबू ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान में रिवाज की बात आती है कि साहब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस कुछ वर्षों से बन रही है, तो ये लोग बाग ये भी उम्मीद मान के चल रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारा मतलब क्या कहते हैं ना, इस बार बीजेपी मतलब इस बार है हमारा नंबर आने वाला है। तो ऐसी सूरत में प्रतिद्वंदिता भी बढ़ेगी। प्रतिद्वंदिता अगर जिसको टिकट मिला वो तो खुश हो जाएगा, वो तो मनाने में लगेगा, और जो नहीं खुश होगा तो वो मतलब क्या कहते हैं नाराज होगा। और अभी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सबके पास है, कैसे भी वो अपनी मतलब जो विचार है वो व्यक्त करता है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब ये है कि पार्टी में जैसे ये डैमेज कंट्रोल दोनों साइड में होंगे, आप देखिएगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिचुएशन यहीं खराब होने वाली है। कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी तब उसमें भी ये भी सिर्फ माथा फोड़, एक दूसरे के ऊपर पथराव वगैरह नारेबाजी खूब होगी, धरना प्रदर्शन सब होगी। तो ये एक राजनीतिक जिसे बोलते हैं ना कि एक जो होम करते हुए, जैसे आपने कोई चीज डाली और डालते ही भपका आता है यज्ञ में, या मतलब किसी आग में मतलब जो भपका रहे हैं ये भपका रहे वो है। अब इसको ये है कि पार्टी का नेतृत्व जो है, हाईकमान का हो या प्रादेशिक स्तर का हो या चुनाव समिति का या जो भी है, तो वो मतलब डैमेज कंट्रोल कैसे करता है, कैसे लोगों को मनाता है, किस तरह से प्रत्याशी स्वयं भी जिसको टिकट मिला है वो भी किस तरह से उससे शांत करता है, उस पर डिपेंड करता है। और जीत की ये बताना पड़ेगा कि भाई हम जीत की संभावना है, इसकी वजह से इसका चेहरा बदला है। आप ये भी देखते हैं कि कुछ जो पिछले चुनाव की अगर तुलना करें उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, प्रत्याशियों को मतलब जो बदलने की जो चेहरे बदलने की बातें होती है, तो ये भी कारण होता है कि भाई आप कितने आप कौन से नंबर पे रहे, कितने आपको वोट मिले थे, क्या कारण रहे आपके हार, क्योंकि आप पिछली बार हार हुई है
तो आप सिर्फ क्या कहते हैं उस मामलों से हारे नहीं है, आप किन्हीं मामलों से हारे, वो आज फिर उभर के नहीं आ जाए। इसके लिए भी एक ये कुछ तरीका होता है। तो भाई क्या अभी हमें जीतना है, जीतनी है तो हमें चेहरे बदलने पड़ते हैं। ये भी एक मतलब आक्रोश का कारण बनता है कि भाई हम बहुत से लोग कहते हैं ना कि साहब मैं तो जीतता रहा हूँ, 2 बार बन गया हूँ, 3 बार बन गया हूँ, तो मेरी तो एक पट्टा हो गया वो जो राजनीति में जो है, जैसे अस्थिरता, राजनीति हमेशा अस्थिर होती है, अस्थिरता में चेहरे भी अस्थिर होते हैं, बदलाव करते रहते हैं। अब जैसे ये है कि आप जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आला कमान को या जिन्होंने टिकट तय किए हैं उनको मालूम नहीं था कि ऐसी तस्वीर निकल कर आएगी। ये अपेक्षित था और इस अपेक्षित से कैसे निपटना है, कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, उसकी रणनीति भी निश्चित रूप से पहले बनी होगी। लिस्ट बनने से पहले ये भी डिस्कशन जरूर हुआ होगा कि हमें जो बगावत के सुर सुनाई देंगे उनसे कैसे पार पानी है। अगर राजीव तिवारी जी तैयारी वो भी थी, तब तो फिर बीजेपी को इतना बचने की और इस तरह से पतली गली से निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए, तैयारी थोड़ी बहुत तो रही होगी, लेकिन बीजेपी आला कमान को भी ये इतना वो नहीं था भान की इतना बड़ा और इस स्तर पर लोग रिएक्ट करेंगे। जो उम्मीदवार है वो पिछले उम्मीदवार है वो रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए आनंद फानन में जो चार्टर प्लेन कर बीएल संतोष जी को भेजा, गजेंद्र सिंह जी को भेजा और दूसरे नेता आने को अभी हैं, तो ये सारी चीजें इसी बात से हैं। और आप देखिएगा कि ये जो 41 सीट घोषित हुई हैं, इनमें से 2-4 जगह डैमेज कंट्रोल के तहत ही उम्मीदवार बदले जाएंगे। तो ये एक 41 सीट जो 40 हारी हुई थी, उस पर स्टेक इसीलिए लगाया गया कि अगर कुछ होगा तो ये 40 सीट हम पिछली बार हारे थे, इसमें हम अगर देखेगा कि कोई आज हमने जिसको घोषित किया है और कोई दूसरा और मजबूत प्रत्याशी दिखेगा तो हम उसको बदलकर ये लोगों में संदेश देंगे कि हाँ भाई कुछ हो गया होगा तो हम उसको ठीक कर लिया हमने। तो वो डैमेज कंट्रोल के तहत ये भी एक रणनीति रहती है कि हम 4-5 को बदल के और बाकी जो 37-38 लोग हैं उनको हम शांत कर दें। तो बदलने से राजीव तिवारी जी, बदलने से मैसेज क्या जाएगा, बदलने से संदेश क्या जाएगा? जो बगावत की सुर दिखाने वाले लोग हैं, आने वाली और सीट पर वो और ज्यादा बढ़े हुए नजर आएंगे। अगर एक बार सीट बदल दी गई तो उससे तो आलाकमान और अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। बिल्कुल मुश्किल उसमें इसलिए नहीं आती है कि हम एक संदेश सब लोगों के पास पहुंच जाता है और हो सकता है कि आगे जो बाकी के जो 159 जो और सीटें बची हैं उनमें वो जो करे उसमें इतना असंतोष पैदा ना हो। तो आगे के लिए भी ये जो असंतोष हुआ है वो आगे की सीटों में प्रत्याशी चयन के लिए भी इनके पास एक नजीर बन जाएगी वहां पे कि नहीं, हमको अब सीटें इस तरीके से करनी है, लोगों से बात भी करनी है, हमको डायरेक्ट कोई भी एक निर्देश थोपना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, पहले 41 सीट पे करके देख लो क्या क्या होता है, आगे के ट्रेंड को हम उसी हिसाब से बदलते चलेंगे। तो ये पार्टियों का पहले के चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि 18 में, 13 में, 8 में, ये सब में ऐसा हुआ है कि पहले एक लिस्ट घोषित हो गई, उसके बाद 2-4-5 लोगों को बदल दिया और बदलने के बाद सबको वो जो आप डैमेज कंट्रोल अपन राजनीति की भाषा में कहते हैं, तो वो लोगों को मनाने के लिए एक वो तरीका भी राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं। और हो सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी में भी इन्होंने कुछ सीटों में चेंजेस किए थे घोषित करने के बाद, एमपी में भी अभी जो सीटें घोषित हुई हैं उसमें शुरुआत में ही आया था कि नहीं इनको नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो एक जो धारा देखी जाती है कि हाँ हमने ये किया, इसके बाद क्या लोगों की रिएक्शन आए, किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या विरोध हुआ नहीं हुआ, उन सब चीजों का फिर एक मंथन होता है। उसके बाद जाके ये नई राह बनाई जाती है, नए नाम जी। तो महेश जी,
मतलब जब रणनीति बन रही है पार्टी की, तो ये भी पहले से हिस्सा है कि हमें इतनी सीट पर बदलाव का रास्ता छोड़ देना है। अगर रिएक्शन ज्यादा आया तो हम जो है वो बदल देंगे कैंडिडेट को। और यहाँ भी आप संभावना देख रहे हैं, जैसे राजीव जी देख रहे हैं कि राजस्थान में ये जो 41 सीट है, इन पर कुछ नाम बदले जा सकते हैं। देखिए, जिसमें कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो सांसद बने हुए हैं, तो ये है कि अगर यहाँ हार गए तो कोई बात नहीं, सांसद भी तो है ही उनकी निश्चित, वहां से तो वो त्याग पत्र दिया नहीं होगा। तो एक ये प्रयोग भी हो सकता है। और ये बात बिल्कुल राजीव जी ने जो कहा है, प्रयोगात्मक रूप भी देखा जाता है कि इनका पहले जो है उसका क्या स्थिति बनती है, कितना विद्रोह होता है। अच्छा, दूसरा ये फिर है कि ये मान के चलिए कि कोई भी पार्टी पर्दे के पीछे से कई गुटों में बटी हुई होती है, तो वो जो प्रत्याशी जो है अपने अपने जो भी गुट होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं, वो भी एक प्रयोग करते हैं कि ये अगर दूसरे गुट से आया है तो मैं इस गुट से मतलब पेश करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए वसुंधरा राजे का गुट दिया सिंह को नहीं पसंद करता। ऐसे ही मतलब क्या कहता है, कई चीजें हैं जो अंदर के अंदर ये देखने का प्रयोग किया कि भाई 41 सीट मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 41 सीट पे हमने ये प्रत्याशी घोषित किए हैं, ये अलग अलग गुट के या एक गुट के या उस गुट के या इस गुट के, तो क्या रिएक्शन होता है। जिसमें ज्यादा विद्रोह होता है उसको फिर ये विद्रोह करते हैं और चेहरा बदलते हैं। तो ये राजनीति में जो प्रयोग धर्मिता होती है, चेहरे का होता है, तो उसको भी ये देखा जाता है। अब दो चीजें और है कि जो व्यक्तित्व एक जो वसुंधरा राजे का बना, ऐसा ही व्यक्तित्व शायद संभव है मुझे जो जयपुर में जो देखा, जयपुर का अगर उदाहरण लेता हूँ तो वो एक दिया कुमारी के रूप में भी उभारने की कोशिश की जा रही है, आज नहीं तो सेकंड लाइन के रूप में भी देखी जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वो थी तो किस तरह से यहाँ के रजवाड़ों की जो आपसी जो लड़ाई थी उसको लेके दिया कुमारी ने एक प्रदर्शन किया था और कुछ किया था, तो वो एक शक्ति प्रदर्शन था। ये सवाई माधोपुर से भी चुनाव लड़ चुकी है, वहां से भी जीत चुकी है। जयसमंद तो राजसमंद से भी चुनाव जीत चुकी है, वहां पे भी जीत चुकी है। अब यहाँ पे भी प्रयोग करके देख रही है कि जयपुर में मेरी मतलब कितनी पेट है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक सर्वमान्य नेता कौन होता है, एक ये भी देखा जा रहा है कि अगर मान लो वसुंधरा के वैकल्प के रूप में भी अगर पार्टी सोच रही है कि मैं किसको आगे बढ़ा सकती हूँ, राज्यवर्धन सिंह को कर सकती हूँ या मतलब दिया कुमारी को, पार्टी सोच रही होगी ये भी। तो ये कई चीजें हैं जो पैरेलल समानांतर देखी जा रही है। क्योंकि ये मान के चलिए ज्यादा विद्रोह इस बार आपको विद्रोह बगावत हो या जो भी रोष प्रदर्शन धरने जो भी होंगे मैक्सिमम भाजपा पे हो, क्योंकि भाजपा को लग रही है इनकी जो 5 राज्यों में जीत है सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान की लग रही है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये जितना विरोध प्रदर्शन बगावत जो भी देखने को मिलेगी, श्याम सुंदर शर्मा जी, अभी तक की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जिस तरह के लोगों का रिएक्शन आ रहा है, ये जो एक लगातार चर्चा थी और है और अभी भी बनी हुई है कि वसुंधरा समर्थक जो हैं वो राजस्थान की राजनीति की दिशा इस बार तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब इस पहली लिस्ट के बाद जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसमें ये बात और ज्यादा पुख्ता हो रही है। देखिए मीना जी, 2018 के जब चुनाव हुए थे तो वसुंधरा जी के अनुरूप टिकट बांटे गए थे, सरकार बच नहीं पाई थी। ये तो अमित शाह कोई बाहर से तो आए हुए नहीं है, पूरे 5 साल वो तो यही थे अपनी रणनीति के अनुसार, वो निर्णय जब कर नहीं पाए थे। अब क्योंकि वसुंधरा जी 4 साल तक गायब ही रही एक तरह से, उसके बाद में आ गई हैं, अब उनके घर पे बैठ के हो रही है। और बैठ के तो इस बात की हो रही है कि अभी तो आप अभी देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल 41 सीटों में देखने को मिला, अब जो समर्थित तो अब है, अभी तो समर्थितों का टिकट कटे कहाँ है ज्यादा। अभी तो राज्यपाल कोई ज्यादा समर्थित कभी रहता था, कभी इधर हो जाता, कभी उधर हो जाता। लेकिन जब कालीचरण सराफ, अशोक परनामी या और बाकी लोग जो करीब के हैं, यूनुस खान वगैरह, यूनुस खान को टिकट दिया जाएगा नहीं जाएगा, अभी बाकी अभी बगावत का तो सुर बहुत कम वाला है। और देखिएगा जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी ने जो पहल की है, जो पहले दिन था वो दूसरे दिन नहीं है। देखिए अब प्रत्याशी ने
अब देखिए भले ही राज्यपाल से मिलने की अभी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दिखाई, लेकिन आप देखिएगा कि जहां पर डैमेज कंट्रोल करने की बात होगी तो प्रत्याशी को लेके अरुण सिंह यदि नरपत सिंह राजवी से मिलकर के कान में कुछ कह करके आते हैं, 1 घंटे बातचीत करके आते हैं, तो माहौल परिवर्तित हो जाता है। एक अखबार ने तो बड़ा दावा करके कहा कि हमको झूठा बना रहे हो। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग पुराना सुना दिया नरपत सिंह राजवी का। तो देखिएगा जिस प्रकार से कंट्रोल करने की स्थिति है, अभी तो अमित शाह आए नहीं है, उन्होंने तो बैठक ली है, अभी तो दूर से भेज रहे हैं। अब अजमेर में जिस तरह का माहौल है, अजमेर में देवनानी के खिलाफ भी कुछ अभी से हो रहा है, अभी तो टिकट काटा ही नहीं, ना कुछ हुआ है। तो जिस प्रकार का माहौल जो आपने देखा कि राजेंद्र राठौड़ को भेजा जाता है टॉक, और टॉक में आने के बाद फिर वापस से करता है। तो अब जो स्थितियां अभी बनी है, जिस लोगों को भेजा जा रहा है, आप उन्होंने उस क्षेत्र को देखा है क्या? अब राजेंद्र राठौड़ तो मैं कह रहा हूँ कि शेखावटी में तो आप जाते आते रहते हो, टॉक वगैरह में तो जाने का काम पड़ा नहीं अभी राजेंद्र राठौड़ का। पहली बार गए थे, बातचीत करके आए, उनको तो कहा कि कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा राजेंद्र राठौड़ क्या तारानगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो कहते हैं चूरू नहीं लड़ूंगा। अब तारानगर उनको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। सतीश पूनिया आमेर की बजाय झोटवाड़ा आना चाहते हैं, वो झोटवाड़ा की जगह तो कुछ नया ही उतार दिया उन्होंने। उन्होंने तो उसको उतार दिया जो पार्लियामेंट का मेंबर था। पार्लियामेंट का मेंबर को देखिएगा जिस तरह का भाषा का उपयोग, राजेंद्र सिंह जी सेना में काम करे हुए, राजनीति में तो काम किया नहीं उन्होंने, और आकर के उनको देखिए प्रत्याशी से जो जिसको आपने टिकट काटा है, उसको निश्चित रूप से अंदर से ग्लानि, जिस तरह की स्थितियां बनती, हर व्यक्ति को चाहता है कि मैं सपना देख रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पता नहीं क्या बनूंगा मैं। अब मेरे को तो बनने के बजाय आपने नीचे से काट दिया कि आप तो कुछ भी लायक नहीं हो। तो मेरे में गुस्सा तो होगा। और देखिए और तो एक भाटी और है वहां पर, जो कि यहाँ पे ओबीसी मोर्चे का जो है वो भी तैयार हो रहा है। तो अब देखिएगा कि निश्चित रूप से जो प्रत्याशी खड़े किए हैं उनमें सहजता होनी चाहिए, उनमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप तो राजनीति समझते नहीं हो, राजनीति समझने वाला व्यक्ति को अगर आप कहोगे ये अड्डा जमा लिया, ये कर लिया, जिस तरह के भाषा का उपयोग हो जाने के बाद विपरीत परिस्थिति हो कि आपका भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ये मत सोचिएगा। अभी कह रहे पार्लियामेंट मेंबर की कितनी देर टाइम बचे, 4 महीने बाकी, उसके बाद तो आपको भी वापस से क्षेत्र में आना है। देखिए करोड़ीलाल मीणा का तो देखिएगा वो तो इस जगह पे जा रहा है जिससे कि पहले वहां वो एक आपने सुना हो कि एक जो वहां पर फैक्ट्री थी जिसको लेकर के आंदोलन करते थे और वो आए थे और बेरू सिंह जी ने कहा था चुनाव लड़ो और जीतो। ये जो नाम आपने लिया है किरोड़ीलाल मीणा का, श्याम जी, किरोड़ीलाल मीणा अभी भी पत्नी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, मतलब खुद भी लड़ना चाहते हैं, पत्नी भी लड़े, मतलब तो फिर परिवारवाद और जिस तरह की राजनीतिक सुचिता की बात बीजेपी कर रही है, उसके बाद ये इस तरह की उनकी बात कौन सुनेगा बीजेपी में? भाई आप देखिएगा कि मैंने पहली बार देखा था पति पत्नी दोनों एमएलए थे। ये राजस्थान विधानसभा में पहली बार ही हुआ था कि पति भी एमएलए और पत्नी भी एमएलए। आपने देखा, मैंने भी देखा। जब पत्नी सांसद वो मंत्री थी तो देखिए आप देखिए ये अशोक गहलोत है ना। तो देखिए अब क्या है कि राजनीति में आपको भी कुछ दिख नहीं रहा है। मैं भरतपुर घराना है जो महारानी है वो मिलके आई है दिल्ली में भाजपा कार्यालय में। अब देखिएगा किसी दिन वो कहेंगी कि मैं तो जा रही हूँ, नंदवई से खड़ी होंगी या कहाँ से खड़ी होंगी, भरतपुर में कोई ना कोई क्षेत्र है वहां से वो खड़े होने वाली है। एक और बात जो ये राज परिवारों को लेकर महेश जी ने जिस तरह से कहा कि वसुंधरा राजे का विकल्प राजस्थान में, या विकल्प नहीं कहना चाहिए, वसुंधरा राजे के बाद एक और राज परिवार की बेटी, जयपुर राजघराने की बेटी, पूर्व राजघराने की बेटी को राजस्थान की राजनीति का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। ये राज परिवारों के लोगों को बड़ा बनाने की जो कोशिश है, ये महेश जी, ये क्या साइकोलॉजी है कि राज परिवार के व्यक्ति को बड़ा बनाने से पार्टी को क्या फायदा है, जनता को क्या फायदा है? देखिए राज परिवारों को बनाने से 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि जाति विशेष के वोट तो मिलते ही मिलते हैं, ये माना जाता है। दूसरा इनके पास धन भी खूब होता है। आप ये देखिएगा कि चाहे वो भरतपुर राजघराना हो, चाहे बीकानेर राजघराना हो, चाहे जोधपुर राजघराना हो या उदयपुर राजघराना हो या जयपुर का जो जितने भी हैं, करीब करीब कोई ना कोई प्रतिनिधित्व है उसमें, चाहे इधर कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो नाम के। लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये होता ही है। अब मध्य प्रदेश में आप उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में उदाहरण ले लीजिए, कहाँ नहीं है।
मतलब ये अभी आप सामंती व्यवस्था भले ही उनके आपने प्रिवी पर्स बंद कर दिया हो या कुछ, लेकिन इनका प्रभाव बना हुआ रहता है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी से लगातार उनके जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है, और उस जाति विशेष के लोग आते साहब हमने नमक खाया है, तो उनका नमक चलता रहता है। वो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन वो चलता रहता है और उससे एक माहौल भी बनता है। और आज आप ये जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों हो रही है, तो ये सारी जो चीजें होती है वो ये इसी नापतोल से होती है। हमारे यहाँ मतलब क्या कहते हैं, आप कितना ही राजनीतिक का कुछ भी कर लीजिए, पिछले जो 75 साल से हो क्या रहा है, वो जातिवादी भाई आधारित हो रहे हैं चुनाव। एक दो चुनावों को छोड़ दीजिए जिसमें व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानियों का करिश्मा काम आया था, लेकिन उसके बाद में सारे के सारे वो जाति व्यवस्था होती गई है। टिकट के बंटवारा भी उन्हीं के आधार पे होता रहा है। और सामंती चूंकि अब चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है ढूंढाड़ रहा है, मैं ये जो बता रहा हूँ, उधर वो धौलपुर का रहा है, इधर मेवाड़ का, ये सब कहीं ना कहीं मतलब अपने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये विद्याधर नगर और क्या कहते हैं झोटवाड़ा क्षेत्र ऐसा है जो राजपूत बहुल है, जहां मतदाताओं को मतलब क्या कहते हैं जाति विशेष की बहुलता है, तो उसमें वहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये वाला जो है जो सामंतवाद, चूंकि जयपुर की राजा पूर्व नरेश की बेटी हैं, और उनका ये है कि ग्राउंड भी ये रहा है, ये जो राजनीति में सामंतवाद के जो पुराने जो चिन्ह है, नाम तो बदल गया, जनतंत्र हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन हमारा सोच, हमारी विचार, हमारी धारणा लगभग वही के वही है। और ऐसे में जब हम कहते हैं कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या फिर हम राष्ट्रपति के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं, वर्तमान से लेकर पूर्व राष्ट्रपतियों तक की एक लंबी श्रृंखला है, तो ये जो विरोधाभास है राजीव तिवारी जी, धन की सच में ही इतनी ज्यादा राजनीतिक दलों को जरूरत है, इसलिए राज परिवारों के आने से धन बल दोनों मिल जाता है कि ठीक है, आम आवाम एक ग्लैमर से जुड़ती है, लोगों जो आम आदमी है, चाहे वो उनसे ज्यादा मेहनती है, चाहे वो उनसे ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली है, चाहे वो उनसे ज्यादा कामों को जानता समझता है, लोगों को ज्यादा बेहतर सेवाएं दे सकता है, अप्रोच में ज्यादा है, उसके बाद भी हमारा मोह जो है वो राज परिवारों के प्रति कम नहीं है पूरे देश में। बिल्कुल। जो ये राज परिवारों का है कि राज चले गए, लेकिन राज करने की नीयत नहीं गई, तो वो चीज जो है इनके अंदर, वो इनको राजनीति में लेके आती है कि हम सर्वोपरि बने, हम लोगों पर राज करें। चाहे आप देख लीजिए, भवानी सिंह जी खड़े हुए थे, इतना धन बल सब था उनके पास, एक सामान्य से गिरधारी लाल भार्गव से हार गए थे। इजराज सिंह कोटा में जीते, दूसरी बार जीतने की स्थिति नहीं बनी तो अपनी पत्नी को चुनाव में उतार दिया। करणी सिंह जी बीकानेर से खड़े होते थे, वो सांसद बने, बाद में उनकी परिवार से ही वो पोती हैं उनकी शायद, तो वो चुनाव लड़ने लग गए, सिद्धि कुमारी जो हैं। ऐसे ही मतलब आप देखिए जोधपुर में गज सिंह जी, उसके बाद जसवंत सिंह जी और कृष्णा कुमारी जी, ऐसे ही आपके भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह। अब विश्वेंद्र सिंह के तो परिवार ही दो टुकड़े हो रहे हैं, जैसे कि आपको ध्यान हो संजय सिंह यूपी में हुआ करते थे और वो पूरा परिवार ही अलग हो गया था कि पत्नी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो यही स्थिति भरतपुर में भी विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी और बेटा दोनों हो गए। ये कुछ बोलते हैं वो उसके उलट सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये जो राज करने की प्रवृत्ति जो शुरू से उनके ब्लड में ही है, जो भी माना जाए, तो वो अभी तक गई नहीं है और इनके सबका ये रहता है। अब देखिए वसुंधरा राजे हैं, वो धीरे धीरे परिपक्व हुई और उसके बाद उन्होंने अपना एक जनाधार घूम घूम के बनाया। अब दिया कुमारी के लिए कहते हैं कि भाई सवाई माधोपुर से जीत गए, राजसमंद से जीत गए और अब झोटवाड़ा विद्याधर नगर से जीत जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इनसे इतना सा है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने पूरे स्टेट को, वहां के लोगों को अपने से जोड़ा, क्या इन्होंने जोड़ा?
अगर इनको चुनाव लड़ना था तो आप अपने परकोटे में राजमहल के चारों ओर जो है हवा महल या किशन पोल, आप यहाँ से लड़के दिखाते चुनाव, तो समझ में आता कि आप हाँ एक जन नेता हो। आप एक सेफ सीट ढूंढ रहे हो। राजनीति में आप एक तरफ जो ये जातिगत जनगणना है उसका विरोध कर रहे हो, और फिर आप जाति बहुल क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहते हो। तो ये सारी चीजें, अब कोई उनसे सवाल करेगा तो कह देंगे हमको तो आला कमान ने जो सीट दी, हमारे तो आदेश सर्वोपरि है। फिर आपका राज परिवार कहाँ गया? वो राजसी ठाट बाट और राजसी इच्छा शक्ति कहाँ गई? तो ये सारी चीजें हैं कि अब सिर्फ राजनीति एक अपनी पूरी जो राज सत्ता पुरानी रही, जो जमीन जायदाद, इनको बचाने का भी एक जरिया बन गया है कि आप राजनीति में आ जाइए और एक अच्छे पद पे आ जाइए, चुनाव जीत जाइए, तो आपका जो पुरानी सारी चीजें हैं वो सेफ है। तो ये कारण ये भी है कि राज परिवार के लोग राजनीति में आ रहे हैं जी, और राजनीति में सिर्फ आ ही नहीं रहे हैं बल्कि राजनीति में बड़ी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर हम नजर डालेंगे तो ऐसी तस्वीरें हमें अलग अलग रूप में नजर आएंगी। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, अभी जो हालात हैं, राज परिवार तो एक तरफ है, दिया कुमारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये अभी दूर की कौड़ी है। ये तो अभी सिर्फ बातों में है, आकलन में है, चर्चाओं में है। लेकिन बीजेपी आला कमान के मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। वहां से मुख्यमंत्री का चेहरा किसको लाया जाएगा अगर बीजेपी बहुमत में आती है, ये कोई नहीं कह सकता है अभी। लेकिन फिर भी ये ठीक बात है, ये समझ में आ रहा है कि एक सेफ सीट दिया कुमारी को देकर ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक संकेत मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये कि वसुंधरा राजे को कमजोर और दिया कुमारी को मजबूत करके लोगों के बीच चर्चा का, डिस्कशन का एक बहुत बड़ा स्कोप, विंडो खोल देते हैं। मुद्दा तो ये है कि बीजेपी इस वक्त जिस स्टेज में है, महेश जी का कहना है कि हो जाएगा, और कोई हर राजनीतिक दल में होता है, क्योंकि बीजेपी में यहाँ इस बार थोड़ा जो हर बार 5 साल के बाद बदलने का जो रिवाज रहा है, अगर वैसा ही होता है तो बीजेपी के लोगों को उम्मीदें ज्यादा है कि हमारी सरकार आएगी तो हमें हमारे मौके छूट नहीं जाए। लेकिन बगावत करने वालों के क्या हाल हुए हैं इस देश में और इस प्रदेश में, वो भी हमने देखे हैं। श्याम जी देखिए, क्या उमा भारती को ले लो या कल्याण सिंह जी को ले लो, सबके हाल आपने देखे ना। फिर दोबारा आना पड़ा, क्या हुआ? अब है, अब देखिए वसुंधरा राजे इस चीज को समझती है, इसलिए आपने देखा कि विरोध भी करती है और तरीके से बात भी करती हैं। अब नाराजगी भी थी, फिर भी देखिए प्रधानमंत्री जी की हर बैठक में, हर सभा में जा रही थी, उनको बेइज्जती भी हो रही थी तो भी जा रही थी, खड़े होकर के रिसीव भी कर रही थी। देखिए उस मंच पे बाद में आती थी, लास्ट में जब प्रधानमंत्री जी आते जब भी वो आती थी, तो उन्होंने अपना स्थिति को काबू में रखने की कोशिश तो की जा रही है। और यही कारण है कि बार बार देखिए अब वो फोटो विभिन्न तरह के, आज मैं ट्वीट आज भी देख रहा था, किस तरह की फोटो है अपनी माँ का, राजनीतिक त्याग व्याग सारी चीज दे करके दिखा रही हैं कि हमारे परिवार ने त्याग किया। तो भाई आपके परिवार ने त्याग किया, आप भी देखिए मध्य प्रदेश से हैं, धौलपुर की निश्चित रूप से महारानी बनी, और उसके बाद आपका क्या हाल रहा? आपकी बहन ने तो कहा मैं राजनीति करूंगी नहीं, अब एक बहन ने तो रिटायरमेंट ले लिया। अब क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से इनके लिए बार बार कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में आप चुनाव हारी एक बार लोकसभा का, हमारे यहाँ से विधायक का, फिर सांसद का, और फिर आपने बहुत सारे पद पा लिए राजस्थान में रह करके, और आपका वजूद बनाने वाले मुख्यमंत्री, देखिए उपराष्ट्रपति जो भेरू सिंह जी थे, वो जाते जाते दुखी हुए थे ना कि मैंने किसको लाके खड़ा किया, आज मेरी स्थिति क्या कर दी। ये तो सब आपने भी दिखा, पुराना टाइम तो आपने सुना देखा। तो ये सबके दिन आते हैं, ये नहीं कि दिन किसके रहते हैं किसके नहीं रहते, सबके राजनीति में एक तरुसा। अब देखिए गज सिंह जी को प्रधानमंत्री से आकर के मिलने की क्या जरूरत पड़ रही थी? इसका मतलब देखिए जोधपुर में क्या होने वाला है ये भी देखिएगा, क्योंकि गज सिंह जी बिना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से उनको दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मिल करके स्वागत किया है। अब गज सिंह जी जैसे व्यक्ति, क्योंकि गज सिंह जी तो खुद पूर्व राजघराना तो है उनका आज भी जिस तरह का, और राजघराना वो राजघराना है जिसकी वैल्यू है आज भी है, क्योंकि उनकी बहन चंद्रेश कुमारी कांग्रेस से रही है सांसद, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं।
और जो आज जोधपुर को केंद्रीय मंत्री पहली बार तो मिला नहीं, अशोक गहलोत भी थे, उससे गजेंद्र सिंह शेखावत थे, चंद्रेश कुमारी थी, बाकी भी जसवंत सिंह जी वगैरह काफी लोग ऐसे हैं कि जो कि जोधपुर से ठीक ठाक लोग बने हैं। अब भविष्य में किस प्रकार देखिएगा, ये रणनीति तो लोकसभा के लिए, लोकसभा में नए लोगों को लाया जाएगा तो पुराने लोगों को कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए 7 को नहीं, अभी 2 5 एक और आ सकते हैं, मेरे को लगता है कि सांसद है, क्योंकि उनको वहां से रिटायर करके भेजा कहा जाएगा कि आप कम से कम जीत के आओ दोबारा से। पहले तो मोदी जी के नाम पे जीते थे सारे सांसद, अब मोदी जी के नाम पे जीतना नहीं है, अब आपको कमल के निशान पे जीतना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कह के गए ना, कमल के निशान को ध्यान में रखना, हर बूथ पे कमल जीतना चाहिए। तो बूथ पे देखिए कुछ जगह तो जीतेंगे, और देखिए अगर अगर 41 में से जो सीटें हारी गई है, 2 सीटें जीती आपने, बाकी तो हारी हुई सीटें, हारी हुई सीटें में से अगर प्लस कर देते हो, 10 भी प्लस हो जाती है, तो देखिए कांग्रेस की स्थिति को डैमेज करेगी। यही तो कांग्रेस ने अपना स्ट्रेटेजी बदल दी है कि हमारी वाली सीटों पर जो आपने भरकम भारी भरकम लाके खड़े कर दिए, जिसकी पहचान पार्लियामेंट के रूप में सदस्य के रूप में पहचान तो होती है, अब उस क्षेत्र में उनको कहने की जरूरत नहीं कि ये व्यक्ति कौन है और क्या कर सकता है। तो ये व्यक्ति जीतेगा तो मंत्री स्तर पे आ सकता है, क्योंकि वो है ही भरकम। अब देखिए, अब करोड़ी लाल जी मीणा की जो बार बार बात हो रही है, वो अबरार अहमद भी, उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री थे, उनकी माता भी एमएलए रही हैं, और खुद एक बार जिनके, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी स्थिति खराब की कि मेरा मुखबिर है ये और मैं इसके कारण बचाऊं, अब वो मुखबिर किस तरह से अपने लाज बचा पाएगा, किस तरह की, पैसा तो उसके पास भी ठीक ठाक है, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन करोड़ी लाल की पुराना राजनीतिक क्षेत्र है सवाई माधोपुर, इसलिए वो निश्चित तौर पे वहां जाकर के केवल ये नहीं, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे तो हमारी स्थिति में खराबी नहीं हो। इसलिए पहले से खंबे सब तरह खड़े कर दिए कि जीत का माहौल आके आना चाहिए, हार का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर हार का माहौल होगा तो हम पार्लियामेंट के 25 नहीं, हम 12-15 ही जीत पाएंगे। फिर कोई जरूरी थोड़ी ना कि बीजेपी हमेशा से 25 लेके जाएगी और कोई लेके नहीं जा सकता। और हनुमान बेनीवाल बोतल वाले और झाड़ू वाले बैठे तैयार कि भाई आप इधर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आप ही लाओगे और वो कहलाए जाएंगे कि आरएलपी बहुत पावरफुल थी। इसलिए बीजेपी के बागी इस बार आरएलपी में या कहीं और जाएंगे, इसकी संभावना कितनी दिखती है, या फिर निर्दलीय लड़ेंगे महेश शर्मा जी? क्योंकि उन्हें जिस भूमिका में जाना है या जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर बनाने की बातें चर्चा में है कि अगर वसुंधरा राजे को, और अगर क्या, अब तो तस्वीर लगभग साफ ही है, तो अगर वसुंधरा राजे किंग मेकर की भूमिका में बनना चाहती हैं, और ये भी सवाल है कि किंग मेकर बनेगा कौन, वसुंधरा राजे बनेगी, सचिन पायलट बनेगा, अशोक गहलोत बनेंगे, कौन बनेगा किंग मेकर इस बार? क्योंकि ये भी एक बात है कि टिकट को लेकर महेश जी, अशोक गहलोत भी सारी टिकट नहीं बांटने वाले हैं, वहां भी शुरू हो चुका है कि अशोक जी और दिल्ली के बीच में खींचतान शुरू है। ना, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने में किसका योगदान रहा है, वो निर्दलीय विधायक कौन थे? ये उन्हीं के समर्थक थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिनके काटे गए थे, और जो काटने वाले थे वो विद्रोह में आ गए थे। तो ऐसे में वही 15 इनके मतलब सहायक बने। ये निर्दलीय भी, ये देखा जाता हार गया, निर्दलीय जीत गया तो आ जाओ ये वापिस अपने घर वापसी। तो सारे जो दल हैं वो घर वापसी का एक रास्ता खुला रखते हैं, निकालने का भी रखते हैं, लाने का भी रखते हैं। कोई बात नहीं, क्या है, शाम का मैं भूला था, अगर सुबह लौट के आ जाता तो ठीक है। तो ये सारी चीजें जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कि राजनीति में संभावनाएं बहुत होती, मित्र भी शत्रु हो जाता, शत्रु भी मित्र हो जाता। ये मतलब एक सिद्धांत ये माना जाता है। तो उसको कितना कैसे प्रयास, हर अस्त्र तैयार पड़े हैं, किसको कब इस्तेमाल करना है, ये बात की, वो मौके की नजाकत को देखते हुए ये किया जाता है जी। अब सवाल यही आ रहा है, तो वो जो आप राजनीति की जो बात कर रहे थे, तो ये जो राजनीति, ये मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मतलब आपके पटना वगैरह की साइड हो, बिहार का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, पंजाब का मामला हो, ये सब जगह राजतंत्र के लोग, जो पुराने सामंती शाही का, उसके तार अभी भी जमे हुए हैं।
क्योंकि उनके पास प्रभाव भी है, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है राज करने का, और साथ साथ उनके पास पैसा भी और ताकत भी है। तो जिसे बोले धन बली और बाहुबली दोनों ही है वो, और प्रभावशाली है कि छवि भी अच्छी है। तो ये सारी चीजों को सब प्रयोग कर रहे हैं और सारे दल करते हैं। ये नहीं है कि वो कांग्रेस की तरफ से अमरिंदर सिंह जी कवि थे, इधर आपके दिग्विजय सिंह थे, या मतलब राज कहने का मतलब है कि राज बदल गया लेकिन भाव नहीं बदला है, और भाव में भी जाति भाव भी बना हुआ है। हमारा आदमी होना चाहिए, हमारे गोत्र का आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे जितने भी जो टोटके मंत्र और जो भी होती है रस्में सारी चुनाव में निभाई जाती है। सिद्धांत एक साइड में रखे जाते हैं और वापस में व्यवहारिक चीज को अपना करके और चुनाव जीता जाता है और सत्ता तक पहुंच बननी चाहिए। तो अब जो इस वक्त जिस मोड़ पर हम खड़े हुए हैं, चुनाव की तारीख बदल गई है, कैंडिडेट बदलने की बारी अगर बीजेपी की आती है तो मुद्दा सिर्फ इतना सा बचता है राजीव तिवारी जी कि इन तमाम सीट पर कितने लोग हैं जो अपने बलबूते पार्टी के बिना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ मुद्दा उनका है, क्योंकि बड़ी संख्या तो उनकी है जो पार्टी के साथ चुनाव जीतते हैं, अपने दम पर चुनाव जीत ले, पार्टी उसके पीछे हो, ऐसे लोग तो बहुत कम है। ऐसे तो इस पूरे अगर आप देखें 41 लोगों में तो मुश्किल से 5 या 6 लोग मिलेंगे ऐसे जो अपने दम पर, वरना अगर अपने दम पर जीत रहे होते तो आपको सीटें बदलने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र बदलने की जरूरत नहीं है। आपका काम, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो और लोगों से संपर्क है, आपने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया, तो ये सारी चीजें बोलती हैं। और अगर आप वो सारे काम कर रहे होते तो आपको क्षेत्र बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो पार्टी का होना, एक सिंबल का होना बहुत जरूरी है चुनाव में जीतने के लिए। हमने देखे बहुत बड़े बड़े नेता थे जो पार्टी छोड़कर निर्दलीय खड़े हुए या दूसरी पार्टी में चले गए और बुरी तरह हार गए, ऐसे भी हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे भी थे जिन्होंने काम किया था उस क्षेत्र में, अपना नाम किया था, तो वो लोग पार्टी छोड़ने के बाद भी निर्दलीय भी चुनाव जीत गए। तो राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि आपकी छवि, आपका काम, ये कितना आपने किया है, कैसे उसको बनाया है, तो ये सारी चीजें तब जाके वहां पे पार्टी का सिंबल गौण हो जाता है। अगर आपने काम भी नहीं किया है, आपके पास धन बल और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो आपको किसी ना किसी पार्टी की जरूरत पड़ती है। बिना तो ये जो राजीव जी जो पहले दिन हम बात कर रहे थे जब बीजेपी की लिस्ट आई थी सोमवार को, उस दिन आपने कहा था कि श्राद्ध पक्ष में लिस्ट निकाल के बीजेपी ने कहीं चूक तो नहीं की है। तो बीजेपी ने इन सब तैयारियों के साथ ही श्राद्ध पक्ष में लिस्ट निकाली थी कि नवरात्र आते आते सब सेटलमेंट कर देंगे। देखिए, बीजेपी जो है पूर्ण रूप से हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि श्राद्ध पक्ष, अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व है। तो इसमें कहा जाता है कि भाई आप देखिए ना, अभी जो नवरात्र में 40-40, 50-50 पेज के अखबार आएंगे, वो अभी 16 पेज में, 14 पेज में, 18 पेज में सिमट गए हैं। उसकी वजह यही है कि बाजार के लोग, व्यापारी भी इस चीज को समझते हैं। तो पार्टियों को भी इस बात का ध्यान, जब आप हिंदुस्तान के अंदर और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि आपके मंदिर की प्रतिष्ठा, आप 1 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। आप मुहूर्त से आपने बनारस में जो मंदिर शिव जी का है उसको आपने बिल्कुल सारी चीजें, तो भले ही कांग्रेस देखिए आप वो रुकी हुई है, वो 15 तारीख के बाद ही लिस्ट जारी करने की बात आ रही है वहां से सारी। तो जब आप किसी संस्कृति को मानते हैं तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। अगर आपने फॉलो नहीं भी किया है, हो सकता है कि राजीव जी कितने नाम मानते हैं आप बीजेपी 41 में चेंज कर सकती है?
मेरे को लगता है 4-5 नाम हो सकते हैं चेंज हो जाए। श्याम जी, कितने नाम चेंज हो सकते हैं? मीना जी, अगर नाम चेंज किए जाएंगे तो फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री जी मैदान छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए तो सोची समझी चाल के तहत नाम किया है। बदल नहीं जाएंगे। नाम महेश जी, बिल्कुल आपको नहीं क्या लगता है? देखिए, नाम अभी नहीं ये जो बदले जाएंगे। श्राद्ध पक्ष की जो बात हो रही थी, हाँ, श्राद्ध पक्ष की जो बात हो रही थी, तो पंडितों में एक धड़ा वो भी खड़ा हो रहा है कि श्राद्ध में तो पितरों का कृपा बरसती है और उसमें जो भी कुछ किया जाता है तो वो भी श्रेष्ठ होता है, ये और एक मान्यता लाई जा रही है। तो आप ये देखिए कि जहाँ निषिद्ध थे वो अब मतलब क्या कहता है निर्बाध रूप से किए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जितना भी विद्रोह हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वो इसी श्राद्ध पक्ष में ही खत्म हो जाए, हाँ, तो ये बिल्कुल, भी बिल्कुल। एक प्रयोग है जिसको किया जा सकता है। जी, और देखिए तो नवरात्र अशोक गहलोत ने तो श्राद्ध पक्ष में कितने लोगों को क्या क्या बना दिया। अगर श्राद्ध की मानते होते तो फिर वहां तो सब कुछ बना दिया उन्होंने, और सबने ज्वाइन भी कर लिया कि हाँ हम तो सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे कैसे ज्वाइनिंग हुई, पितरों के कैसे गाड़ियां पितरों का कैसे आशीर्वाद गाड़ियां मिला। एक शहर से दूसरे शहर में दौड़ी, कैसे सिग्नेचर बैक टाइम में दिखाए गए, क्या क्या कहानियां निकल कर आ रही है सामने। बहरहाल मुद्दा ये है कि कुछ सीट बदल सकती है, 3 से 4 से 5 सीट तक, अगर ज्यादा ही दबाव बना और आला कमान को लगा कि थोड़ा सा संदेश देने के लिए ये जरूरी है। वो कौन कौन से सीट है वो आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अनेकांत का सिद्धांत राजनीति पे सबसे ज्यादा लागू होता है। जितने विचार, जितनी सोच, जितने लोग उतने विचार। तो श्राद्ध पक्ष को लेकर भी जिस तरह की बात है कि दोनों पक्ष हैं, उसके भी सोचने का अपना तरीका है, अपना नजरिया है। शाम 6 बजे कल मिलेंगे मरुधरा की बात में। तब तक के लिए नमस्कार।